देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अगला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या बदलाव होता है? इससे पहले हम ये जानते हैं कि हम यहाँ 1861 के बाद हम यहाँ डायरेक्ट पहुँचे हैं 1892। इसके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है 1885 में। 1885 में क्या होती है? ये होती है कांग्रेस की स्थापना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आईएनसी, क्या? आईएनसी की जो स्थापना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। और जो कांग्रेस की जो स्थापना का श्रेय है वो जाता है एईओ ह्यूम को। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस का जो लिबरल टीम था उसने अब सरकार पर क्या जोर लगाना शुरू किया कि आप क्या करो, जो भी आपका जो काउंसिल है, जो गवर्नर और वायसराय का काउंसिल है, उसमें उसमें क्या करो, भारतीयों को लो, है ना, भारतीयों को लो। तो इसने क्या किया 1892 में कि 1892 का जो अधिनियम है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय परिषद, जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, यानी जो वायसराय का काउंसिल है, और जो प्रांतीय लेवल पर जो गवर्नर का काउंसिल है, उन सभी में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या। अब यहाँ पे एक टर्म आता है गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य कहने का मतलब है कि वैसे सदस्य, काउंसिल का वैसे सदस्य जो इंडियन हो, है ना, इंडियन को उन्होंने गैर सरकारी सदस्य कहा है। और जो सरकारी सदस्य माना गया है, वो सरकारी सदस्य माना गया है अंग्रेज को। यानी कि काउंसिल में अगर 4 मेंबर है, काउंसिल में अगर 4 मेंबर है पूरा, तो क्या होता था कि 3 जो होता था सरकारी, 3 क्या होता था सरकारी, और एक क्या होता था, ये होता था गैर सरकारी। क्या होता था? गैर सरकारी। तो इससे ये होता है कि अगर कोई बिल पास कराना है तो जाहिर सी बात है कि मेजोरिटी सरकारी मेंबर का ज़्यादा है, सरकारी सदस्य का ज़्यादा है बहुमत, तो कोई भी बिल पास कराने में इसके लिए काफ़ी आसान होता होगा। और जबकि यहाँ पे एक सरकारी एक गैर सरकारी सदस्य है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि कंपनी जो भी चाहे बिल पास करा सकती है, कानून बना सकती है इस परिषद के तहत, इस परिषद के अंदर, है ना। इसमें भारतीयों का लगभग ना के बराबर योगदान होता था। कारण कि इसका मेजोरिटी वहाँ होता ही नहीं था, है ना। तो उसमें इसकी क्या की सदस्यता तो बढ़ा दी, सदस्य संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन अब भी जो है क्या बहुमत किसकी है? बहुमत है सरकारी सदस्यों का ही। बहुमत किसकी है? सरकारी सदस्यों का ही, इसी का बहुमत है। तो क्या होता है कि आप एक तरफा अगर मेजोरिटी है तो वो तो मनमाना बिल या मनमाना कानून बना सकता है। ठीक है, अब बारी है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इससे पहले एक और घटना होती है 1905 से पहले, सॉरी 1909 से पहले एक घटना होती है 1906 में, 1906 में। और वो घटना क्या है? 1906 में होता है, और ये घटना है मुस्लिम लीग की स्थापना होना, है ना। जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 में होती है। और जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 में होता है। और 1909 में भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या किया गया, जो मुस्लिम लीग है ना, इसको एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया है। अलग से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो मुस्लिम लीग है, पृथक निर्वाचन किसको? मुसलमानों के लिए। यानी जो मुस्लिम समुदाय का जो वोटर है और जो उसमें चुनने वाले जो सदस्य हैं, चुने जाने वाले, उसको अलग थलग कर दिया। यानी कि कोई भी जो अदर रिलीजन का जो आदमी है वो मुस्लिम मेंबर को वोट नहीं देगा, या फिर उसके बीच से मुस्लिम मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता है ना। तो मुस्लिम क्या किया? मुस्लिम धर्म के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। कब? 1909 के तहत, है ना, 1909 के तहत। इसमें जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। अब मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उस समय, किस समय, 1909 की बात हो रही है, तो 1909 में जो सचिव है उस समय, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिसका जो निर्माण हुआ था कब? 1858 के कानून में, है ना। 1858 में जो स्टेट
राज्य का जो सचिव पद सृजन किया गया था। तो ये जो 1909 में जो मार्ले है ये राज्य का सचिव ही है। क्या है? ये सचिव है। मार्ले क्या है? सचिव है। और मिंटो क्या है? मिंटो उस समय का क्या, उस समय यानी 1905 का क्या, वायसराय है। और इसी के नाम पर इसको कहा गया है मार्ले मिंटो सुधार। तो पहले वाला जो मार्ले है ये सचिव हो गया और बाद का जो मिंटो है वो हो गया वायसराय। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है हमने देख लिया। अब इसमें फिर प्रोविजन क्या क्या है कि परिषदों में सदस्यों की संख्या, यानी कि जो भी परिषद है चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, वायसराय का परिषद हो या फिर जो 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 गवर्नर का परिषद हो, उसमें क्या किया है जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ा दिया है। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अनुपूरक प्रश्न का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं कि कोई अगर जैसे काउंसिल बैठा हुआ है, परिषद बैठा हुआ है, किसी तरह का कोई सवाल है किसी के मन में, अगर वो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आपको मिल गया तो आप क्रॉस सवाल उसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप पूछ दिया कि ऐसा क्यों, आप दोबारा सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो अनुपूरक का मतलब ये हुआ कि अब क्या प्रावधान किया 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत, अब यह प्रावधान हुआ कि आपकी कोई एक सवाल लेकर के जाते हैं, ठीक, उसका कारण और क्यों कैसे आप पूछ सकते हैं, यानी कि सवाल पर सवाल आप पूछने का अधिकार दिया है 1909 में। मतलब इससे ये समझे कि 1909 के पहले, वर्ष 1909 के पहले परिषद और जो भी काउंसिल और परिषद चाहे वो सेंटर में चाहे स्टेट में, आप सवाल तो पूछ सकते थे लेकिन आप क्रॉस चेक उसको नहीं कर सकते थे, दोबारा सवाल उसको नहीं पूछ सकते थे, कोई किसी तरह का कारण नहीं बता सकता है जो काउंसिल का मेंबर है वो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, इसका अधिकार दे दिया है कि आप अनुपूरक सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, गवर्नर के परिषद में भारतीयों को लाना। अब जो गवर्नर है गवर्नर का परिषद क्या कर रहा है, कानून बना रहा है अपने क्षेत्राधिकार के लिए। उसमें क्या क्या कि पहली बार किसी भारतीयों को उसके डायरेक्ट एसोसिएशन में लाया, यानी कि कानून बनाने का जो डायरेक्ट विधि है जिसमें काउंसिल के लोग कानून बना रहे हैं अपने क्षेत्राधिकार के लिए, उसमें पहली बार किसी भारतीय को लाया और उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने गवर्नर के परिषद में सदस्य बने, गवर्नर के परिषद में, है ना, सदस्य बने। और इनका जो ये जो सदस्य थे वो थे कहाँ के, तो विधि सदस्य थे। क्या बोले कि कानून बनाने के दायरे में लाया गया है, इनको कानून बनाने के दायरे में लाया गया है। ठीक है, तो पहला जो गवर्नर के परिषद में पहले भारतीय गए हैं कानून के विधि सदस्य के रूप में, वो गए हैं कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखिए अभी हमने बताया, सबसे पहला पॉइंट बताया कि जो मुसलमानों का क्या दिया, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया है। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र किसको दिया, मुसलमानों को। और इसीलिए क्या किया, ये कहीं ना कहीं क्या किया कि धर्म के आधार पर सांप्रदायिक के आधार पर इसने क्या किया, बांटने की कोशिश की है। तो इसीलिए मिंटो को कहा गया है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। सांप्रदायिक निर्वाचन को अलग कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन को क्या किया, अलग कर दिया, इसलिए इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। किसको, मिंटो को। मिंटो कौन है, मिंटो अभी वायसराय है। देखिए पृथक निर्वाचन मुसलमानों के अलावा और किस किस को दिया गया है 1909 में, तो देखिए किसको 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 दिया गया है। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को दिया गया है, विश्वविद्यालय को दिया गया है, और जमींदारों के लिए ये 5 जो अलग अलग सेक्टर है ना, इसको अलग अलग चुनाव क्षेत्र दे दिया गया कि अगर विश्वविद्यालय में किसी को चुनना है तो आप विश्वविद्यालय द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जमींदार को चुनना है तो जमींदार द्वारा ही चुना जाएगा। इस प्रकार जो क्या किया कि कहीं ना कहीं इसने 1909 का भारत परिषद अधिनियम ने भारत को तोड़ने की एक गहरी साजिश की, है ना। तोड़ने की गहरी साजिश का जो नींव है यहीं से वो रखता चला गया। और फाइनली वो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तब कहीं ना कहीं इसका एक जो मोटो होगा कि भारत को तोड़ना है, वो सफल ही हुआ कहीं तक। ठीक, देखिए भारत शासन अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, उसके बाद बारी आती है भारत शासन अधिनियम 1909।
है ना, भारत शासन अधिनियम 1909, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें फिर वही बात आता है कि जैसे मार्ले मिंटो में जो मार्ले था वो क्या था? सचिव था, और मिंटो क्या था? वायसराय था। ठीक वैसे ही है यहाँ जो मॉन्टेग्यू है, उस समय यानी कि 1919 में मॉन्टेग्यू क्या है? सचिव है, और जो चेम्सफोर्ड है वो क्या है? वायसराय है। तो वही दोनों के नाम पे इसका नाम रखा गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला पॉइंट है केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। देखिए, ये जो भारत शासन अधिनियम है ना 1919, इसने क्या किया? अब ये जो इसने क्या किया कि जो केंद्र में जो पावर जो जमा कर लिया था 1773 से लेकर के 1853 तक, केंद्र में जो पावर जमा किया, यानी कि जो केंद्रीकरण किया, उसको अब थोड़ा थोड़ा ढीला दे रहा है, यानी कि विकेंद्रीकरण की ओर जा रहा है ना। तो उसी क्रम में क्या होता है कि जब विकेंद्रीकरण की ओर जाएगा तो केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, यानी कि राज्य को उसका जो विषय है ना, और केंद्र का जो अपना विषय है, उस दोनों में एक बंटवारा, एक लिस्ट बना दिया कि राज्य का लिस्ट, राज्य का ये होगा और केंद्र का ये होगा। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे संविधान में अनुसूची 7 में जिस प्रकार से केंद्र का विषय है, राज्य का विषय है, और एक समवर्ती सूची है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच विषयों का क्या हो गया? बंटवारा हो गया 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रांतीय जो परिषद है, जो प्रांत के पास जो विषय आया, उसमें भी उसको 2 भाग में बांटा। प्रांत का जो विषय आया, मान लेते हैं कि प्रांत का विषय आया, चलिए मानते हैं 25, इसमें कुल 25 सब्जेक्ट है ना, 25 ऐसा टॉपिक है जिस पर प्रांतीय जो परिषद है वो कानून बना सकता है। तो इसमें क्या किया गया? इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया। जो प्रांतीय विषय है उसको 2 भाग में बांटा, और वो 2 भाग में बांटा तो पहला जो भाग कहलाया, ये कहलाया हस्तांतरित। एक हुआ हस्तांतरित और एक हुआ आरक्षित। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, हस्तांतरित माने होगा कि हस्तांतरित यानी देने वाला, बदलने वाला, हस्तांतरित करने वाला, है ना। आरक्षित हुआ कि नहीं, आरक्षण एक अपने पास रखने वाला। तो जो हस्तांतरित जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो टॉपिक और जो सब्जेक्ट आएगा, उस पर जो कानून बनाएगा वो बनाएगा कार्यकारी परिषद। कौन? कार्यकारी परिषद, ठीक है। और जो आरक्षित है, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक और सब्जेक्ट है, उस पर बनाएगा विधायी। कौन? विधायिका, ठीक है, विधायिका। तो जो आरक्षित है ना, इस पर गवर्नर का ज़्यादा कंट्रोल होता है। जो आरक्षित सब्जेक्ट है उस पर गवर्नर का ज़्यादा कंट्रोल रहता है, और जो हस्तांतरित है उस पर गवर्नर का ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आरक्षित में, यानी कि गवर्नर अपने पास रखा है ना। जो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, वो क्या कर दिया? हस्तांतरित कर दिया कार्यकारी परिषद के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पे फिर एक टर्म आता है दोहरी शासन, है ना। एक गवर्नर के पास जो सब्जेक्ट हो गया वो, और जो कार्यकारी परिषद के पास जो सब्जेक्ट हो गया वो, तो ये इसको कहते हैं क्या? दोहरी शासन। तो दोहरी शासन का जो प्रावधान है कहाँ? प्रांत में, है ना। प्रांत में दोहरी शासन कब से लागू हुआ? तो ये प्रावधान किसका है? 1919, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया है कि जब प्रांत में है ना, प्रांत में दोहरी शासन, और इसको लागू करता है कब? तो इसको लागू करता है 1921 में। देखिए, एक बात और बता दें कि जो इसमें जो भी प्रावधान है 1919 में, जो भी प्रावधान है, इसका जो इस प्रावधान को जो लागू किया है वो सारा का सारा लगभग 1921 से ही लागू हुआ है इसके प्रावधान, है ना। तो इसका जो विषय है, विषय का प्रावधान कहाँ है? 1919 में, लेकिन लागू कहाँ से हुआ? 21 से, ठीक। आगे देखिए, तो प्रत्यक्ष चुनाव एवं द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए, पहले अभी हमने क्या देखा 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार में क्या देखा कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया है। अलग निर्वाचन क्षेत्र तो दे दिया, लेकिन वहाँ पे जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि डायरेक्ट पब्लिक द्वारा न चुन करके जो लोकल जो राजा गवर्नर होते थे वो अपना नॉमिनी भेजते थे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, जो प्रत्यक्ष चुनाव का जो
जिक्र है पहली बार 1919 में होता है प्रत्यक्ष चुनाव का। लेकिन जो प्रत्यक्ष चुनाव है 1919 की बात है, तो उस समय प्रत्यक्ष चुनाव में भी बहुत कम लोग यानी कि मुट्ठी भर लोग भागीदार होते थे। कारण क्या था? कारण ये था कि भारत में उसमें काफ़ी गरीबी थी, है ना, बहुत असमानता थी। तो जो गरीब और नीचे तबके के लोग हैं ना, उसको चुनाव में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना कर करके जो मिडिल क्लास से ऊपर वाले जो लोग होते थे, जो हाई क्लास पढ़े होते थे, है ना, उन लोगों को क्या किया, उन लोगों को इसमें शामिल किया। जैसे जमींदार हो गया, है ना, जमींदार हो गया, बड़ा बिजनेसमैन हो गया, जो देसी रियासत के जो राजा हो गए, तो उन लोगों को इसमें क्या किया, शामिल किया गया। ठीक है। अब द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि जो परिषद है जो परिषद है ना, इसका जो परिषद है इसको दो भाग में बांट दिया। इसको दो भाग में बांटा, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। तो जो ये लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रावधान है ये लागू कहाँ से हुआ, सॉरी प्रोविजन किस में है, 1919 में। लागू कब से होगा, वर्ष 1921 से। और यही वो सोर्स है जहाँ से हमारे संविधान में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन आया है। ठीक है। तो परिषद को दो भाग, अभी तक सिर्फ एक परिषद था, एक ही टेबल, एक ही सीटिंग में सारे लोग बैठे हैं। इसी को क्या कर दिया, दो भाग में बांटा, है ना। एक विधायी हो गया, एक कार्यकारी हो गया। देखिए, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक चुनाव को और विस्तार किया। क्या क्या और विस्तार किया? कारण क्या है, 1909 में मुसलमानों को दिया, और 1909 में मुसलमानों को, और 1919 में किसको किसको दिया, सिख को दिया है, ईसाई को दिया है, एंग्लो इंडियन को दिया, और यूरोपियों को भी दिया। तो जो सिख को और ईसाई को, एंग्लो इंडियन को जो सांप्रदायिक चुनाव अलग किया है वो क्या है, वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत सीमित मताधिकार का मतलब है यहाँ पे क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्यक्ष चुनाव में जो मताधिकार है वो सिर्फ लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है। मताधिकार क्या है, लिमिटेड है। इसमें क्या होता है कि जो समृद्ध लोग हैं ना, जो हायर एजुकेटेड हैं, उन्हीं लोगों को मताधिकार क्षेत्र में लाया। ठीक है। इस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही लंदन में भारत का उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई। उच्चायुक्त मतलब होता है कमिश्नर, यानी हाई कमिश्नर। जैसे जो दूतावास, जो एम्बेसडर जो होता है, वो यहीं से कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है। तो वर्ष 1919 के तहत ही इंग्लैंड में, लंदन में भारत का क्या खुला, दूतावास खुला, और उच्चायुक्त नियुक्त हुआ, यानी एम्बेसडर। ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन, इसमें प्रावधान किया गया। देखिए, खुली प्रतियोगिता लोक सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का जो प्रावधान है, लोक सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का जो प्रावधान है, वर्ष 1933 में पहली दफा आया था। लेकिन कंट्रोल ऑफ बोर्ड ने उसका विरोध किया, तो वो कभी लागू नहीं हुआ। उसके बाद वर्ष 1853 में खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया और इम्प्लीमेंट भी हुआ। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 1919 में क्या किया, उसने कहा कि आप क्या करो, लोक सेवा आयोग एग्जाम देने के लिए एक संस्था बना दो, और वही संस्था क्या लेगी, लोक सेवकों का एग्जाम यानी कि प्रतियोगिता कराएगी। तो लोक सेवा आयोग का गठन की बात भारत शासन अधिनियम 1919 में गठन हो जाता है, यानी कि लोकसभा जो आयोग है वो गठन हो जाता है वर्ष 1926 में, है ना। वर्ष 1926 में गठन होता है ली कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है। वर्ष 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है। केंद्रीय बजट से राज्य का बजट अलग। अभी देखिए, हमने क्या यहाँ देखा कि जो केंद्र और राज्य के बीच जो विषय का जो बंटवारा हो गया, है ना, जब विषय का बंटवारा हो गया तो उसका जो मेन जो सोर्स होता है ना, जो स्टेट चलाने का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, बजट, है ना। तो बजट को भी क्या कहा गया कि आप केंद्र का बजट और राज्य का बजट को इस अधिनियम के तहत अलग अलग कर दिया गया, है ना। और अलग अलग कर दिया गया, तो ये भी जो केंद्र एवं राज्य के बीच का जो बजट है जो अलग हुआ, उसको लागू हुआ कब, 1921 में। लागू हुआ कब, 1921 में। तो इसे यहीं से प्रश्न आता है कि केंद्र एवं राज्य के बीच का जो बजट का बंटवारा हुआ, पहली बार किस वर्ष हुआ,
तो वर्ष हुआ 1921 में। बोला जाए कि किस अधिनियम के तहत हुआ, किस अधिनियम में यह प्रावधान था, तो ये प्रावधान था वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है। वैधानिक आयोग, एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ। क्या? एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ। इसका ये काम था कि भारत में जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो प्रशासनिक डेवलपमेंट भारत में हो रहा है, उसका इसको रिपोर्ट तैयार करना है और प्रत्येक 10 साल में इसको कहाँ रिपोर्ट करना है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कहाँ करना है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना है। तो देखिए यही सब वो चीज़ आता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक वैधानिक आयोग गठन किया और इसी को अध्ययन करने के लिए इसका जो अपना जो 1919 का जो प्रोविज़न है, ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, भारत को और कितनी उसको कितनी और उसको शासन चलाने में कितनी और उसको छूट दी जाए, इसी का स्टडी करने के लिए वर्ष 1928 में साइमन कमीशन आता है ना। साइमन कमीशन इसी को स्टडी करने के लिए आता है कि भारत में क्या सच में जो हम प्रोविज़न दिए हैं उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है, सब अच्छी तरह से लागू हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी को स्टडी करने के लिए, इसी को सर्वे करने के लिए वर्ष 1928 में आता है साइमन कमीशन। लेकिन इसका दोष ये हो जाता है कि जब भारत के बारे में स्टडी करना है तो ज़रूरी है कि भारतीयों को उसमें सम्मिलित किया जाए। लेकिन यही इसकी भूल थी कि इसमें कुल 7 मेंबर थे, किसमें? साइमन कमीशन में। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीयों का ना होना साइमन कमीशन के लिए असफल का कारण बनता है। ठीक है। तो हमने देख लिया है वर्ष भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद, भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद 1928 में एक साइमन कमीशन आती है। क्या? साइमन कमीशन आती है, बता ही दिए हैं। 7 सदस्यों का कमीशन है, जिसमें उसका काम क्या था कि भारत में जो 1919 में जो कानून बना था उसमें क्या क्या सुधार हुआ है, यानी कि कितना हद तक 1919 का जो अधिनियम है वो लागू किया गया और सफल रहा, उसी को स्टडी करने के लिए एक कमीशन आती है, साइमन कमीशन, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब भारत को स्टडी करना है, भारत के बारे में जानना है, तो यह जरूरी हो जाता है कि उस देश का नागरिक उस कमीशन में होना चाहिए, है ना। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया। अब चूंकि विरोध किया तो जिस तरह से जो भारत शासन अधिनियम 1919 है और साइमन कमीशन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, उसके बाद एक और आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान। ये जो है अखिल भारतीय संघ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत और भारत के अंदर जो राज्य हैं, भारत और भारत के अंदर जो राज्य हैं, अब वो अलग अलग नहीं होकर के अब वो एक ही सर्कल के अंडर में, यानी कि एक यूनिट माना जाएगा। ठीक है, एक यूनिट माना जाएगा। साथ ही जो अखिल भारतीय जो संघ है, अखिल भारतीय संघ है, उसमें क्या किया, जो संघ का सब्जेक्ट और राज्य का सब्जेक्ट और साथ ही साथ समवर्ती सूची में ऐसा कुछ लिस्ट लाया, विषय लाया, जिस पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकता था। इन सबों के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट इसमें जिक्र नहीं है, उसका वर्णन नहीं है, तो वो अवशिष्ट शक्तियां मानी जाएगी। और जो अवशिष्ट शक्तियां होगी वो किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया। ये बिल्कुल आज के जैसा ही है, या यूं कहें कि जो आज का जो संविधान है हमारा, बिल्कुल यहीं से उठाया गया है कि जिस प्रकार केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में, है ना, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ कौन है? वायसराय के पास। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रांत में जो द्वैध शासन, जो 1919 में जो प्रांत में जो द्वैध शासन यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था लगाई गई थी,
एक था हस्तांतरित और एक था आरक्षित। उसी प्रकार से अब यहाँ केंद्र में यानी संघ में दोहरी शासन व्यवस्था लगाई गई, और उसमें भी वही प्रावधान हुआ कि कुछ सब्जेक्ट को हस्तांतरित किया जाए और कुछ को क्या किया जाए, अपने पास यानी कि वायसराय के पास रखा जाए, आरक्षण में रखा जाए, ठीक है, आरक्षित रखा जाए। और यहाँ पे क्या किया, प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया। तो 1735 में क्या होता है कि प्रांत में जो द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के तहत, उसको 35 में समाप्त करने की बात कही। इसके साथ संघ में द्वैध शासन लाने की बात कही। अब चूंकि जो प्रांत का जो गवर्नर है उसमें अब ये पावर हुआ कि प्रांत का जो काउंसिल, जो परिषद है, वो जो भी डिसीजन लेगी गवर्नर को क्या होगा, मानना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नर के पास जो पावर, जो ज़्यादा पावर था, उसको अब देना कहाँ शुरू किया, गवर्नर जो काउंसिल है उसके पास। और गवर्नर जो काउंसिल का जो डिसीजन होगा उसको गवर्नर को मानने के लिए जरूरी समझा गया। इसके तहत 1835 के तहत जो अलग निर्वाचन क्षेत्र जो हम देख रहे थे सांप्रदायिक के हिसाब से, उसमें और विस्तार करने की कोशिश की। जैसे दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, महिला के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। तो आपको बता दें कि इसमें जो भी प्रावधान है ना, वो लगभग प्रावधान असफल रहा, यानी कि लागू नहीं हो पाया। ठीक है, भारत परिषद की समाप्ति। अब भारत परिषद ये जो चीज़ है, ये आपको याद होगा कि 1858 में राज्य का सचिव एक पद का सृजन किया गया था, यानी कि सेक्रेटरी का, सचिव का। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक काउंसिल थी, एक परिषद था जो इसको क्या करता था, सहायता करता था। यही वो परिषद है, भारत परिषद, यही वो परिषद है ना, जिसको क्या किया गया 1935 में समाप्त कर दिया गया। अब चूंकि सचिव कहाँ है, सचिव है लंदन में, है ना, तो लंदन में ही वहाँ उसके कुछ एक ग्रुप उसको एक अलग से सलाहकार ग्रुप दे दिया गया लंदन में। तो ये जो था इसको खत्म किया। मताधिकार का विस्तार, यानी जो अब तक जो था कि एक हायर क्लास और जो एलिट क्लास होते थे वो वोटिंग में भाग लेते थे, तो इसमें कुछ हद तक विस्तार किया। कुछ लगभग उस समय का, अगर विस्तार की बात करें तो उस समय का लगभग 10%, यानी कि वर्ष 1935 का लगभग 10% लोग वोट कर सकते थे। उसके आगे की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। जो भारतीय रिजर्व बैंक, जो अभी आरबीआई है हमारे देश में, जो मुख्य बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसका जो स्थापना की जो बात है, सबसे पहले वर्ष 1935 में यह प्रोविजन किया गया कि भारत में एक रिजर्व बैंक हो। किसके लिए, तो देश की मुद्रा और साख को नियंत्रण करने के लिए, देश की मुद्रा और साख को नियंत्रण और बैंकों का सही तरीके से संचालन करने के लिए एक केंद्रीय बैंक होना जरूरी समझा। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। देखिए 1919 में फिर अगर जाते हैं तो 1919 में जो प्रोविजन था, 1919 में क्या था कि एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, यानी कि यूपीएससी, इस था संघ लोक सेवा आयोग। संघ नहीं था, एक था लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। क्या, लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो एक क्या था, यानी कि संघ में ही था, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना किया किसके तहत, 1919 के तहत, और 1926 में हुआ। अब 35 में क्या प्रोविजन किया कि जो प्रांत है ना, जो संघ के नीचे का जो लेवल है, प्रांत है, वहाँ भी एक लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात कही है। तो ये हो गया क्या, प्रांतीय लोक सेवा आयोग। 1935 में संघीय न्यायालय। अब देखिए न्यायालय हम कहाँ कहाँ देखे हैं, न्यायालय हमने देखा है सबसे पहले 1773 में। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था उच्चतम न्यायालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1774 में कहाँ, कोलकाता में होता है। यह है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उसके बाद लगभग 1861
में एक प्रावधान था कि जो प्रांत है वहाँ उच्च न्यायालय का गठन किया जाए। उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय कहाँ कब 1861 के बाद शुरू हुआ उच्च न्यायालय। और अब क्या कह रहा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय का मतलब हुआ फेडरल जुडिशरी, और जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना 1935 के प्रोविजन में दिया गया, और इसकी स्थापना हुई कब 1935 में। तो 3 प्रकार के न्यायालय का जिक्र है इस पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, है ना। तीनों का डेट अलग है, तीनों का अर्थ अलग है, बस कंफ्यूजन नहीं होना। अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय यानी 1773 के तहत 1774 में, है ना। उच्च न्यायालय 1861 के तहत 1862 में, और संघीय न्यायालय की बात की जाए तो 1835 के तहत 1837 में। ऐसे ही मेरे साथ चैप्टर में बने रहें, और मैं हाजिर होता हूँ आपके साथ एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।